खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। मैदान में आए, मेरे से डिबेट करें। सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट रचते हैं वो पुराने वाले और उसको क्रियान्वित करते हैं नए वाले, लेकिन नए वाले जमीन ही नहीं, वहीं मात खा जाते हैं। तो माने ये चीज़ कहा जाए कि ये जो है केवल एक सत्ता का लोभ है, सत्ता पाने के लिए फिर से लालाई। अच्छा, तो दूसरा बता दीजिए कारण क्या है? आपके कहने का मतलब ये नहीं, दूसरा कारण आप बता दीजिए, कोई है तो। नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा। अरे पॉलिटिकल आदमी सत्ता के लिए ही लड़ेगा ना। शबनम खान तो है नहीं जनता के लिए लड़ता घूमे। आप बताइए, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, किस लिए लड़ रहे हैं? अगर आपने उनको देखा है कभी किसी गरीब आदमी के बीच में? अच्छा, इस समय तो जहाँ अभी देखिए वहाँ नहीं, वहाँ की घटना जहाँ हुई रोटी थी। भंजती हो, जहाँ राजनीतिक रोटी भंजती हो, जहाँ सत्ता की तरफ कोई एक कोना खुलता नजर आता हो कि इन लोगों को बुद्धू बनाकर, इन लोगों को पटाकर, सिखाकर कुछ सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, बस वहीं पहुँचते। वाले कांड में देखा था, वरना ट्विटर के नेता कांड में देखा तो फिर उसके बाद और दिल्ली में इतनी घटनाएं घट गई, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? मेरे अभी 26 जनवरी की सारी पुरानी बातें छोड़ दीजिए, 26 जनवरी की लाल किले की घटना पे आप वहाँ नवरीत के घर जाती हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाती हैं? मेरे जांबाज सिपाही जहाँ घायल हुए पड़े, क्यों मेरे एक पुलिस वाले के पास आप नहीं जाती हैं? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ प्रियंका जी से और राहुल भाई से, आप बताइए। अरे अगर आपको राजनीति भी करनी है ना, तो ऐसी मत करिए जो आपके ही पाँव कट जाए। गलत दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, दिशा नहीं पता है उनको, क्योंकि ज़मीनी नेता नहीं है। अगर लाल किले की बात आपने उठाई है, लाल किले की बात पे अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी किसानों की बात है, नहीं कह किसान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। जिस रास्ते से हम लोगों को जाना था वो रास्ते पर पुलिस बैरिकेटिंग खोल रखी थी, हम लोग गए। इस रास्ते नहीं जाना था, वहाँ बैरिकेटिंग लगा रखी, तो वहाँ पुलिस भी नहीं थी। और उसी रास्ते से दूर लेकर 10-20-50 किसानों को लेकर के लाल किले तक। मुझे एक बात सोची समझी बीजेपी की रणनीति। मुझे एक बात बताइए, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो सच देख रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 26 जनवरी कौन सा दिन है? गणतंत्र दिवस, देश को गौरवान्वित करने वाला दिवस, एक एक बच्चा तिरंगा लेके चलने वाला दिवस। फिर आप ज़बरदस्ती ट्रैक्टर निकालूंगा वाली रैली क्यों अड़े हुए? आप बताइए क्यों अड़े हुए? आप अगर पैदल मार्च कहते तो शायद उसमें थोड़ा डिसिप्लिन रहता पैदल मार्च में, और पुलिस को भी थोड़ा ध्यान रखने में आसानी होती। अब आप ट्रैक्टर ले लेके चल पड़ेंगे, और फिर आप कहेंगे ये रूट था। पुलिस सारी गणतंत्र दिवस की परेड भी संभाले, पुलिस सारी आपकी दिल्ली की सुरक्षा भी करे, पुलिस आपकी चप्पे चप्पे पर आपकी सुरक्षा भी करे, किसी की चेन न छिन जाए, किसी की यहाँ चोरी ना हो जाए, आपका ये भी ध्यान रखे, और आप ट्रैक्टर ला के दिल्ली में घुसेड़ दें। फिर आप कहें कि बीजेपी की साजिश थी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और नहीं समझ आती है, मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ कांग्रेसियों से कि मुझे एक चीज़ बताइए कि सारा कुछ बीजेपी कर लेती है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप करते क्या हैं फिर? ना आप उनकी साजिश नहीं, ना आप उनकी साजिश समझ पाते, ना आप उनकी कोई बात समझ पाते, ना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाल किले से कोई बात समझ आती। यानी आप सारे मतलब क्या हैं? आप फिर कौन से नेता हैं? आप तो किसी बीजेपी की कोई बात समझ ही नहीं पाते। आरोप लगाना भी तो बहुत बड़ा काम है। मैं बोल रही हूँ, जब आपको पता था इस तरीके की चीज़ हो सकती है, बीजेपी पूरा षड्यंत्र रच रही थी, ऐसा बोल रहे हैं ना, प्रियंका गांधी जी भी बोल रही हैं, राहुल जी भी, तो आपने रैली निकलने क्यों दी ट्रैक्टर वाली? आपको अपने किसान भाइयों को जाके समझाना चाहिए था। सच बताइए, अगर देश के नेता होते, मैं बोल रही हूँ आपके माध्यम से, सुनवाइएगा, उन तक पहुँचाइएगा मेरी आवाज़, राहुल जी और प्रियंका जी तक। मैं बोल रही हूँ दीदी और भाई प्रियंका गांधी और राहुल जी, मुझे ये बताइए, अगर आप देश के सच्चे नेता होते तो आपको किसान भाइयों के पास जाकर कहना चाहिए था गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर रैली नहीं निकलने देंगे, गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर रैली मत निकालो, हाथ जोड़ने चाहिए थे। ट्रैक्टर की परमिशन तो मिल चुकी थी, ट्राली की नहीं मिली थी। एक बात सुनिए, ट्रैक्टर भी क्यों लेकर निकलेंगे? मुझे आज ये बताओ। ये तो दिल्ली प्रशासन को सोचना चाहिए था। दिल्ली प्रशासन ने तो बहुत मना किया, आप अड़े हुए टिकैत भाई के। आप वो सुनिए, कील पाड़ लेंगे, फलाना पाड़ लेंगे, ढीकाना पाड़ लेंगे, सब कुछ आप ही पाड़ लेंगे। और दिल्ली वाले शबनम खान जैसे लोग अगर आ गए फिर क्या क्या पाड़ लेंगे आपका?
मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, अगर हम भी वही लैंग्वेज बोलें, लेकिन हम तो सभ्य लोग हैं, देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम हमेशा सही बात करते हैं, अच्छी राह दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं टिकैत भाई सबको बोल रही हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि ये आंदोलन छोड़िए, और हाँ, अगर आपको लग रहा है ले चलिए हमें क्यों नहीं लेकर चलते हम। आप एक बात बताइए, हमें भी तो पता चले वो संवाद क्या है जो होने का नाम नहीं ले रहा है। कौन सा संवाद है? कृषि मंत्री आपको क्या कहते हैं, आप उनसे क्या कहते हो, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं तो चाय भी अपनी पी कर आ जाऊँगा। ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कितने दिन आप ड्रामेबाजी करेंगे? आपको शाहीन बाग भी याद होगा, वहाँ भी इसी तरीके के लोग, वहाँ भी इसी तरीके का षड्यंत्र, वहाँ भी इसी तरीके के देश विरोधी नारे, वहाँ पर भी इसी तरह का शर्जिल इमाम, अब यहाँ पर भी ये 26 जनवरी वाला कांड। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जनता देश की बुद्धूनी है, हर चीज़ समझती है। और राकेश टिकैत भाई, मुझे लगता है कि वो जितने किसान संगठन हैं उनको भी बदनाम करवा कर दम लेंगे। तो अभी भी संभल जाइए, सुधर जाइए। मैं कह रही हूँ हमें लेकर चलिए ना, हम भी तो सुने कृषि मंत्री ऐसा आपसे क्या कह देते हैं, आप बिदक जाते हैं और आप घर वापस आके फिर बैठ जाते हैं। हमें भी तो थोड़ा बहुत कुछ पता चलना चाहिए ना, तो करवाइए ज़रा, चले हम भी साथ, आप भी चलिएगा। एक आंसू छलका। मैं उस रात था, मैं उस रात तस्वीर था मीडिया की भूमिका में जी। एक आंसू किसानों में सैलाब लाया। ये क्या वो आंसू नहीं, किसानों में आंसू का, किसानों का वहाँ जत्था आना उस दिन जिस दिन की घटना, एक सेकेंड, जिस दिन की घटना है उस दिन मैं था वहाँ पे। रात्रि को लगभग 1:30 बज रहे थे, हैं, एक 1:30 बज रहे थे, और वहाँ मात्र 300 से 500 के बीच में ही किसान थे। बाकी जितने भी किसान थे भाग गए थे, या तो झोंकी झोपड़ियों में अपने जो ट्रालियाँ थी उसमें, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स का पहरा हो गया और किसी भी समय लाठीचार्ज हो सकती थी, किसी समय में। उस वक्त फोर्स का पहरे का मतलब ये नहीं होता कि लाठीचार्ज, मतलब भय था किसानों के अंदर, भय। हम तो फोर्स को देख के सुरक्षित महसूस करते हैं, वो फोर्स को देख के भय महसूस करते हैं। किसानों को ये लगा कि किसी भी समय हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आपको अपने कानून और पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, आप उनसे डरते हैं। मेरे को तो एक पुलिस वाला, वर्दी वाला दिख जाए तो मेरे को सुरक्षा सी लगने लगती है कि मैं यहाँ पर आराम से जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। वो हमारी खाकी वर्दी से भयभीत होते हैं। क्या पाप है मन में कुछ पाप तो नहीं है। खाकी से तो तभी डरता है आदमी जब कुछ गलत काम किया। तो ये जो उस दिन होने के बाद राकेश टिकैत ने एक आंसू बहा, चाहे हरियाली आंसू हो, चाहे टिकैत का आंसू हो, इसको कई लोग कई रूप में देख रहे हैं। तो उसके बाद से यहाँ जहाँ हम बता रहा 500-700 लोग थे, यहाँ 10-20-25 हज़ार लोग इकट्ठा होने लगे और हो गए। यहाँ तक कि लोग इंग्लैंड से लेकर के देख रहा हूँ पानियों का घड़ा वड़ा लेकर के भी आते हैं यहाँ पे। तो ये अब स्टैंड जो था वो तो मुझे भी समझ में आया कि चलो ठीक है, लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि चुनावी माहौल में तब्दील होता जा रहा है। राकेश टिकैत का समय कम देना, लोगों को बीच में मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। अब इसी सवाल में आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने वो अब थोड़ी देर में जाके नब्ज़ पकड़ी, लेकिन पकड़ लिया आपने। अभी क्या कहा कि थोड़ा पॉलिटिकल होता जा रहा है। ये सारा पॉलिटिकल ही था, ये सारे जितना भी चल रहा था ना इनका आंदोलन का फंडा, ये सब पॉलिटिकल ही था। मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में तो कोई एक आंसू बहा दे, पता नहीं उसके लिए आप और हम जान देने चल पड़ते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति। हमारे को भी दुख हुआ अगर वो रो पड़े। मेरा भाई अगर रोएगा, राकेश टिकैत भाई अगर रोते हैं तो बहन भी साथ खड़ी है, लेकिन आंदोलन फेल होने की वजह से रो रहे हैं। आप समझिए, रो इसलिए रहे थे कि सारे खालिस्तानी जो लोग वो लाल किले पे झंडा लगा रहे थे, वो लोग सारी टोपी इनके सर पर रख कर चले गए, क्योंकि रैली किसने बुला रखी थी। और फिर अब आप ये कहकर तो बच नहीं सकते कि रैली मैं बुलाऊंगा और ये सारी चीज़ें जो उपद्रव हुआ, जो अराजकता फैली, वो किसी और के सर मढ़ दी जाए। ऐसा क्यों भाई? जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे 10 लाख लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 2 लोग हों। वो अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज़र की होती है। यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाला रोने लग गया। रोने से जो हमारे जाट भाई भी थे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश वहाँ पर उनके बाबा का दबदबा रहा है, प्रेम करता था महेंद्र सिंह टिकैत जी से, वो प्रेम महेंद्र सिंह टिकैत जी वाला यहाँ पर उन्होंने भुना लिया। तो वो जो भुनाया ना, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं फिर सब लोग अलग थलग कहीं ना कहीं पढ़ते जा रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है भाई।
अगर आपका सटीक सही होता तो शबनम खान और मेरे जैसे और बहुत सारे अच्छे समाज सेवी जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, आपके साथ ही वहीं बैठे होते। लेकिन कौन सा संवाद है, ले चलिए ना हमें, हम भी तो वो संवाद सुने जो संवाद होने का 11 बार जाके भी नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार वो संवाद सबको पता चलना चाहिए ना, आम जनता को भी। तो मैं तो भाई से कह रही हूँ कि ये नकली आंदोलन छोड़िए, असली किसानों के हितैषी होते तो बहुत साल से किसान मर रहे। जब पिछली सरकारें थी बहुत किसान मरा है, अगर आपको याद हो तो उस किसान के किसी के घर गए तो मुझे नाम बताइए। अभी जो इतने किसान मरे हैं उनके किसी के घर गए तो बताइए। कोई सी किसी को आर्थिक रूप से कुछ मदद करके आए हो तो नाम बताइए। तो ये सब आप करेंगे नहीं। एक्चुअली राजनीति से प्रेरित होकर और काफ़ी सारे जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब उनको पुश कर रही है और टिकैत भाई साहब ने अपने कंधे पे इस नकली आंदोलन का सारा बोझ ले लिया और भुगतना भी उन्हें ही पड़ेगा। एक नेता भी बचाने नहीं आएगा, मैं टिकैत भाई साहब को बता रही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में एक सशक्त पहराव केजरीवाल जी का है मुख्यमंत्री के रूप में। अपने लिए, जनता के लिए नहीं। अच्छा, अपने लिए हम मान लीजिए जनता के अपने लिए है। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी का अभी कोरोना के दौर में दिल्ली सबसे प्रभावित मध्य प्रदेशों में रहा है, उस दौर से केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से अपनी शक्ति झोंक दी और लांछन, और बार बार उनका यही कहना था कि केंद्र मेरा सहयोग नहीं कर रही है, मोदी सरकार मेरी सहयोग नहीं दे रही है, मेरे पास बजट तक नहीं है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और करके भी दिखाया। तो क्या ऐसा था जो सरकार फिर कहाँ से आया उनके पास सब कुछ? केंद्र सरकार तो उन्हें कुछ दे नहीं रही थी और हमारा वो खा पी चुके हैं जो हमारा जनता का है। तो फिर कहाँ से आया उनके पास सब कुछ? राशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमी नहीं होने दी। फिर आप कहेंगे कि आप मोदी जी की तारीफ़ कर रही हैं। अरे जो मैं आंखों से देखूंगी वो मैं जनता तक पहुंचाऊंगी कि नहीं पहुंचाऊंगी? जो मैं अपनी आंखों से, मैं दिल्ली में जब कोरोना रहा है, जब ऐसा वाला कोरोना था कि वहाँ भी दिख जाए तो इधर वाले को कोरोना हो जाए, तब हम गली गली जाके मदद करके आए लोगों की। तो वो राशन पानी कहाँ से ला रहे थे केजरीवाल जी? मुझे उसका फिर मैं उनसे उसका वो ले जाऊँगी कि आप बताइए आपके पास कहाँ से आया इतना सब। देखिए, कोरोना में राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बीमारी थी और इसमें हर एक व्यक्ति, ना इसमें केजरीवाल जी की गलती बोलूँगी मैं, ना किसी और की गलती बोलूँगी। यहाँ पे मैं उन्हें माफ़ भी कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी थी। इसमें अगर आपने थोड़ी बहुत जान फूकी भी है ना सब लोगों ने मिलके, तो हर पार्टी को साथ खड़े होना चाहिए था। मैंने तब भी कहा आप सब लोग साथ खड़े होंगे। देश के नागरिक, मोदी जी का नागरिक और केजरीवाल का नागरिक और यादव जी का नागरिक और कांग्रेस का राहुल जी का नागरिक नहीं है, इस देश का नागरिक है। तो मेरे इस देश के नागरिकों के लिए तो कम से कम आप सबको एकजुट होकर खाना पानी पहुंचाना होगा ना। जब आप और हम, मैंने देखा जिस व्यक्ति ने एक रोटी थी उसके पास अपने पड़ोसी को आधी रोटी बांटी है। इतना प्रेम भी बढ़ा है कोरोना में एक दूसरे के प्रति लोगों का, और मदद करने के लिए हर एक का हाथ आ गया है। आप खुद रहे, आपने तो पत्रकारिता करी है हर टाइम गली गली घूमकर। आप बताइए हर व्यक्ति तत्पर था एक दूसरे के लिए कि नहीं था? लेकिन सरकारों से जितनी हम आशा करते हैं ना उतनी सरकारें हम तक मदद पहुंचाती नहीं। तो केजरीवाल जी ने भी किया होगा, उनका धन्यवाद, जितना भी किया उसके लिए भी धन्यवाद। पर सारा कुछ करने का ना ये ठीकरा जो एलजी पर फोड़ना, मोदी जी पर फोड़ना, ये छोड़ दीजिए। जब आपके अंदर दम ही नहीं है फिर मैं अगली बार आपको वोट नहीं दूंगी। जब सब कुछ दम मोदी जी के ही अंदर है तो मैं आपको क्यों जिताऊं भाई? आप बताइए। सारा अच्छा बुरा कौन कर रहा है? बीजेपी। सारी चीज़ें मैनेज कौन कर लेता है? मोदी जी। सब कुछ इलेक्शन कौन लड़वा लेता है? मोदी जी। जीत कौन लेता है? मोदी जी। जब सब कुछ मोदी जी इतने ताकतवर हैं तो फिर मैं चंगू मंगू नेताओं के पीछे क्यों जाऊँ? फिर मैं ऐसे सशक्त आदमी का ही हाथ थामूँ ना, ऐसे सशक्त नेता का ही हाथ थामूँ। तो मैं बोल रही हूँ जब आपके बस की कुछ नहीं है तो सारे लोग कुर्सी छोड़ो, मोदी जी को ही चलाने दो। लेकिन जितना भी किया सारी सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बल्कि केरला वालों के केरला सीएम का तो मैंने स्पेशल धन्यवाद किया, उन्होंने और अच्छी तरीके से संभाला उसे। और बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो मैंने सैल्यूट किया कई बार। योगी जी ने भी अच्छा किया, उनको भी हमने सैल्यूट किया। केजरीवाल जी से जितनी आशा थी, जितनी हम आशा रखते हैं, देखिए दिल्ली ना राजधानी भी है, यहाँ पर संसाधन ज़्यादा सब अवेलेबल हैं, सब कुछ है यहाँ पर हमारे लिए, और हम तक ना पहुँच पाए तो फिर बुरा लगता है। हम राजधानी में रह के भी अगर नहीं पहुँचा पा रहे तो फिर तो बुरी बात। केजरीवाल जी के अंदर एक मलाल रहता है, बार बार रहता है
कि अगर मेरे पास प्रशासन होता, शासन पुलिस फोर्स मेरी होती, तो मैं तो कुछ फिर और मैं करके उसकी दिखाता। कमीशन खाया करता। मैं कुछ तो और फिर- करके तो दिखाता। फिर मैं पोस्टिंग की कमीशन खाया करता। सारे पुलिस वालों को जहाँ पोस्टिंग पे भेजता उसका माल मटेरियल मेरी एंटी आया करता। शायद उनको गलत फहमी है। पूरे देश के जितने बड़े बड़े लोग फॉरेन कंट्रीज से आते हैं ना, प्रेसिडेंट हो या और मिनिस्टर्स हो या और जितने भी हमारे आदरणीय जितने भी आते हैं, वो सारे लोग अगर दिल्ली सरकार को पुलिस सौंप दी जाएगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो अपनी सुरक्षा में बिठा लेंगे सबको। और आपको पता है इनकी बेटी से ही फ्रॉड हो गया 34,000 रुपये का। अपने घर को भी नहीं संभाल पाए। जो सारी जगह लेक्चर देते घूमते हैं, देखिए चोरी होना अलग बात है और ये डिजिटल समझाना और फ्रॉड करवा लेना ये अलग बात है। तो आप वो भी नहीं चोर को पकड़ पा रहे। मैं कह रही हूँ कि हमारे को आपसे आशा थी, पढ़ा लिखा, आप जैसा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे अन्ना के आंदोलन में, हमें वैसी आशा थी कि शायद अन्ना के आंदोलन का वो जो इनकलाब जिंदाबाद सुना है वैसा दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन आप अराजकता फैलाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं मैं शाहीन बाग वालों के साथ खड़ा हूँ जहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे, फिर हम आपको पसंद नहीं करेंगे। फिर वो जो इनकलाब जिंदाबाद झूठी आपने लगाई थी, हम भी आपको वही रास्ता दिखाएंगे जो हमारे देश के जो बड़े सेनानी रहे, जांबाज, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। फिर हम भी अपने देश को, अपनी दिल्ली को, क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूँ, हम अपनी दिल्ली को आप जैसे लोगों से आज़ाद करा लेंगे। आखिरी सवाल, समय का अभाव है, समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको भी जल्दी से मुक्त करूँगा कि जिस तरीके से आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के अंदर घूमते हैं, समाज की सारी चीज़ों गतिविधियों को अपने मानव मस्तिष्क में कैद करती हैं, उस तरीके से अगर आप बात किया जाए नारी महिला होने के नारा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ आज भी यूपी हो चाहे दिल्ली हो चाहे हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार अत्याचार आए दिन किसी न किसी जली जा रही हैं, कभी कभी इसके तरीके बलात्कार की घटनाएं भी हो रही हैं, तो इसको किस एंगल से सरकार को लेना चाहिए जिस पे अंकुश लगाया जा सके? और उन्हें अब देश के असली मुद्दे पर आ गए। ये आपको क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ ये वाली चीज़ों पे सारी सरकारों को मिलके ये आरोप। मैं डिबेट में जब भी बैठती हूँ ना, मैं कहती हूँ देखिए शुरू हो गए, तेरे राज में 50 बलात्कार होते थे, मेरे राज में 30 बलात्कार हो गए। मतलब 50 वाला गौरवान्वित महसूस कर रहा है मेरे कम थे, और 30 वाला भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो किसी की भी सरकार हो। इसमें मैं ना किसी नेता के लिए स्टैंड लूँगी ना किसी के लिए, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी समाज की जिम्मेदारी बनती है, हम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये जो पुरुषों की ये जो मानसिकता है ना महिलाओं के प्रति, हमें बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। हमें बताना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ टॉफ़ी बिस्किट और ये नहीं है कि आप खा जाएं कभी भी उन्हें। हमने लड़कियों को परोसा ही है सेक्स सिंबल की तरह कि बस ये सेक्स करने की वस्तु है, इनको इसीलिए इस्तेमाल करिए और छोड़ दीजिए। लड़की बहन भी होती है, लड़की बेटी भी होती है, लड़की आपकी दोस्त भी हो सकती है, उसको भी सम्मान देना सिखाइए। तो जब आप और हम सब मिलके, इच्छा शक्ति नहीं है नेताओं की, प्रॉब्लम ये है एक नेता की इच्छा शक्ति में, जितने भी नेताओं को देखती हूँ, हर पार्टी के नेता, जब महिलाओं की बात आती है सबके सुर एक जैसे होते हैं। बस तेरे में 50 बलात्कार हुए थे तो मेरे में तो 25 ही रह गए, इसलिए मैं महान हो गया। यही डिबेट भी चल रहा है। डिबेट भी यही पूरी करके और बाय बाय करके चले जाते हैं। और मुझे दुख जब होता है जब कोई महिला प्रवक्ता बैठकर उस बलात्कारी वाले कांड की साइड लेने बैठ जाती है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो। मैं कह रही हूँ बहन बेटी सबकी एक समान है, और आर्थिक रूप से संपन्न करिए ना बहन बेटी को। सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, फिर आपकी हमारी जिम्मेदारी। आपको हमें भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। कहीं कोई व्यक्ति हमारी किसी बहन को तंग कर रहा है तो आप हमको हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमारा क्या है, सब लोग वीडियो बनाते हैं कि देखिए देखिए वो छेड़ रहा था या वो बगल में हाथ डाल रहा था। वीडियो बना रहे हो, आपने बगल में हाथ डालने वाले का हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया? देखिए आप सब लोग, और मैं तो बहनों को कहती हूँ, हम आदमियों के पीछे क्यों रहते हैं कि आदमी हमारे को सेफ्टी देने आएगा। आप और हम ही अगर एकजुट होकर स्टैंड ले लेना, स्वावलंबी खुद ही बने। बिल्कुल। एक बहन को कोई कुछ प्रताड़ित होते देखे, दूसरी बहन साथ खड़ी हो जाए।
और लंबी चेन बना दो पूरे देश में उस बहन के लिए। फिर देखिए इनके कैसे हौसले पस्त अभी होते वहाँ हैं। गुड़गांव वाली घटना देखा था आपने, और अभी जिस तरीके से उसके साथ हुआ और उसके साथ की सहेलियाँ जो थी बेचारी डर गई देखिए हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जान से घबराता है। मैं बोल रही हूँ शहीद होना है तो कोई बात नहीं, कुछ करके तो शहीद हो जाए, कुछ करके तो मर जाए। गला कटे तो कहीं देश के लिए कटे, किसी की सुरक्षा के लिए कट जाए, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम 2 लोग याद तो रखेंगे इस बहाने, वरना मौत तो सबकी होनी है एक ना दिन। आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगी, हर एक व्यक्ति एक ना एक दिन ऊपर कूच करेगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि देश में कुछ नाम हो जाए और सुनहरे अक्षरों में लिख जाओ, और सारी बहनों को एक संदेश भी दे जाओ कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए। मैं कह रही हूँ ये अपराधी बड़े कमज़ोर होते हैं, ये हमारे डर का फ़ायदा लेते हैं। अभी अपराधी ने रिवॉल्वर दिखाई, यहाँ पर हम डर के उधर भागेंगे। डरने के बाद ही तो अपराध अगर पंकित आप होते और हैं। हम तीनों खड़े हैं, यहाँ पर हम 3-4 लोग खड़े हैं, हम सब लोग उसकी तरफ भागें, देखें उसकी गोली किधर चलती है। अगर डर के भागता ना नज़र आए, ये मन का डर निकालना पड़ेगा हमें। हम मन से डरते हैं। मेरे फादर ने मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है दिमागी तौर पे। मैं कहती हूँ लड़कियाँ आदमियों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम आपको 9 महीने पेट में पाल सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं, तो क्या दुश्मनों के छक्के नहीं छुड़ा सकते? तो ये मैं कहती हूँ सारी बहनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सबलीन खान। बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बस जुड़े रहिए समाचार विजन से। जब हो कोई रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।